हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम पीजीटी या किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके का पोर्शन तैयार करना चाहते हैं, तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है? ए ऑप्शन है अरहर, बी ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है बाजरा, डी ऑप्शन है मूंगफली। तो उकठा बीमारी जो है अरहर नामक फसल को लगती है, जो एक दाल होती है। अरहर एवं मुख्य रूप से दलहनी फसलों की फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए जो विकल्प हैं वे फसलों से संबंधित रोग कौन कौन से हो जाएंगे। तो अगर बाजरा की बात आएगी तो इसे अरगट, कट्ठुआ, हरितवाल रोग होता है। सरसों को झुलसा रोग, तौलाशित रोग और सफ़ेद गेरवी रोग होता है। मूंगफली को टिक्का, पड़, अंगमारी और जड़ सड़न रोग होता है। तो एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चंस तो तैयार हो ही गए। अगर बीमारी से, पेड़ों की बीमारी से अगर कुछ आता है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है भूमि तुल्यांक अनुपात, बी ऑप्शन है फसल सूचकांक, सी ऑप्शन है बीज सूचकांक, डी ऑप्शन है कटाई सूचकांक। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फसल सूचकांक या हार्वेस्ट इंडेक्स कहलाता है आर्थिक एवं जैविक फसलों का अनुपात। अगला क्वेश्चन है, आधारीय बीज पैदा किया जाता है। ए ऑप्शन है नाभिकीय बीज से, बी ऑप्शन है प्रजनक बीज से, सी ऑप्शन है प्रमाणित बीज से, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधारीय बीज प्रजनक बीज से तैयार किए जाते हैं। प्रजनक बीज पादप या जिस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है उससे सीधा संबंधित होता है। इसमें सबसे अधिक आनुवांशिकता शुद्धता होती है। आधार बीज उत्पादन चक्र की द्वितीय अवस्था के बीच है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है कानपुर में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है इलाहाबाद में, डी ऑप्शन है गया बिहार में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। प्रथम भारतीय किसान कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एन.जी. रंगा को इसका महासचिव चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ है? ए ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, बी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, सी ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, डी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप अगर किसी आंदोलन में प्रतिबिंबित हुआ था तो वो था खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए थे। संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें और साथ ही उनके धर्म स्थलों की रक्षा करें। परंतु युद्ध में इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार अपने वायदे से मुकर गई। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे और ऐसे मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया था। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया या गांधी जी ने इस खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज्य का आरंभ किया था? वेरी इजी क्वेश्चन, सभी को पता होगा इसका आंसर, गुजरात राज्य, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिलों में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की और संपूर्ण राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया। तत्पश्चात 1959 में ही आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में, 1962 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात तथा 1964 में पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो ए ऑप्शन है प्रतिबद्ध न्यायपालिका थे,
न्यायपालिका से, बी ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा से, सी ऑप्शन है न्यायिक स्वतंत्रता से, डी ऑप्शन है जनहित याचिका से। तो भारत में न्यायिक सक्रियता जो संबंधित है जनहित याचिका से संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्ति समाज का वर्ग जिसको विच्छित विधिक क्षति मतलब कि कानूनन क्षति पहुंचाई गई है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, अपनी निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ न्यायालय में उसकी क्षति जो पहुंची है उसके निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन दे सकता है। भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर साहब को जाता है। अब जो PIL होती है ना, PIL जो होती है जिसे दायर किया जाता है, जैसे जो लक्ष्मी अग्रवाल है इन्होंने तेजाब की बिक्री के तहत PIL को दिया था। तो अगर जैसे कोई व्यक्ति है जो दुखी है और वो न्यायिक सहायता के लिए वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, तो जो व्यक्ति देख रहा है, जैसे आप हो, आपके आसपास कुछ ऐसी घटना हो रही है जो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, तो आप उसके लिए कोर्ट में जाकर उसके ओर से एक PIL दाखिल कर सकते हो और ये अनुच्छेद 32 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ए ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, बी ऑप्शन है संथानम समिति की सिफारिश पर, सी ऑप्शन है शाह समिति की सिफारिश पर, डी ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया है। संविधान में आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अतः संविधान में एक नया भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। ध्यातव्य है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसकी समिति के संस्तुति के आधार पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर जोड़ा गया। कौन से अनुच्छेद संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये जो अमेंडमेंट हुआ था वो 42वां अमेंडमेंट था, 1976 में जोड़ा गया था। और कौन सा अनुच्छेद में है? तो 51 का में या 51A में है। कौन से भाग में है? 4A में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, बी ऑप्शन है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सी ऑप्शन है शक्तियों का केंद्रीकरण, डी ऑप्शन है उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शक्तियों का केंद्रीकरण। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। सहभागी लोकतंत्र से तात्पर्य है जिसमें देश की जनता की समुचित भागीदारी हो। सहभागी लोकतंत्र की विशेषताओं में परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण एवं उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही इत्यादि आते हैं, जबकि शक्तियों का केंद्रीकरण अधिनायक शासन व्यवस्था का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, सूचीबद्ध तथा सूची द्वितीय को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ए ऑप्शन है सला झील महाराष्ट्र, बी ऑप्शन जो है हैफ्लॉन्ग झील अरुणाचल प्रदेश, लोनार झील राजस्थान और डी ऑप्शन है तलवारा झील असम। तो ये झीलें दी गई हैं और इधर राज्य दी गए हैं, आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी झील कहाँ पर है। तो अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते हैं तो लोनार झील अभी न्यूज़ में बहुत रही थी, उसका पिंक कलर हो गया, तो लोनार झील का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो अब आपको सी ऑप्शन ए पर मिल गया। तो देखिए भाई, सी ऑप्शन ए पर है, तो पूरे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो सी ऑप्शन है तो इसका जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट हो गया, क्योंकि सी ऑप्शन का आपको कुछ भी नहीं आता है, बस एक क्वेश्चन आता है तो आपका पूरा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। लोनार झील महाराष्ट्र में है, बाकी आपको 3 झीलें नहीं पता हैं। अब ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन जो है आपका सी पर पहला, तो आपका ये ऑप्शन, और किसी में सब में सही दिए नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, सला झील अरुणाचल प्रदेश में है, हेफ्लॉन्ग झील असम में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है और आपकी तलवारा झील राजस्थान में है।
अगला क्वेश्चन है, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। ए ऑप्शन है पद्मा, बी ऑप्शन है स्वर्ण रेखा, सी ऑप्शन है भागीरथी और डी ऑप्शन है हुगली। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरक्का जो परियोजना है उसके बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा को पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी राजमहल पहाड़ियों के नज़दीक फरक्का बैराज के नीचे दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। ए ऑप्शन है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, बी ऑप्शन है कर्क रेखा के उत्तर में, सी ऑप्शन है मकर रेखा के दक्षिण में, डी ऑप्शन है भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहरों में से कौन सा अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। ए ऑप्शन है सुएज नहर, बी ऑप्शन है पनामा नहर, सी ऑप्शन है कील नहर, डी ऑप्शन है वेलेंट नहर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाली नहर होती है पनामा नहर। पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर मतलब कि अटलांटिक सागर को जोड़ती है। प्रशांत तट पर पनामा तथा कैरेबियन तट पर कोलोन पत्तन अवस्थित है। इसका निर्माण 1914 में पूर्ण हुआ, जबकि अन्य नहरों की व्यवस्था निम्न है। सुएज नहर की अगर बात आ जाएगी इसमें तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसकी ट्रिक भी याद रखिएगा, सुएज नहर मतलब भूल जाओ, भूमध्य सागर और लाल सागर। कील नहर उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर से जोड़ती है। वेलेंट नहर जो है वो ईरी और ओटोरियो के बीच में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जलप्रपात दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। तो कैटूर प्रपात कहाँ पर है, ब्राज़ील में है क्या। जोहान्सबर्ग प्रपात कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चेम्बरलेन प्रपात न्यूजीलैंड में है। गोक्टा प्रपात पेरू में है। तो इसका जो कैटूर प्रपात है ये गुयाना देश में पोटारो नदी पर अवस्थित है। तो ये जो बिल्कुल सही नहीं है, ये ब्राज़ील में नहीं है, ठीक है, गुयाना देश में है। ये कैटूर प्रपात जो है गुयाना में है पोटारो नदी पर, और अब बाकी सही हैं। जोहान्सबर्ग प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में है और चेम्बरलेन प्रपात जो है वाटरफॉल इसको बोल सकते हैं, न्यूजीलैंड में है। गेक्टा वाटरफॉल जो है पेरू में है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1982 में हुई। यह RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सहायक नहीं है। सी ऑप्शन है प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा IDA से भी आता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, 1 और 2 सही है या 1 और 3 सही है। तो इसका ए और 3 ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा IDA से भी आता है, ये भी बिल्कुल सही है। सुब्रमण्यम समिति की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। वर्तमान में नाबार्ड की अंश पूंजी में केंद्र सरकार व RBI की हिस्सेदारी क्रमशः 99.5% व 0.50% रह गई है। अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से भी धन प्राप्त करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य बना था। तो ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है कर्नाटका। तो जो पंजाब राज्य है ये सिगरेट की बिक्री पर, जो खुली सिगरेट की बिक्री थी उस पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है उच्च शक्ति मुद्रा RBI, बी ऑप्शन है प्राइवेटाइजेशन या निजीकरणीय आर्थिक नीति, सी ऑप्शन है गरीबी आकलन कैलोरी ग्राह्यता, डी ऑप्शन है हरित क्रांति जैविक उर्वरक के लिए प्रोत्साहन। तो ये सही नहीं है। हरित क्रांति से संबंधित आप सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल बोरलॉग जो है हरित क्रांति के विश्व में जनक कहलाते हैं भारत के अंदर।
जो हैं MS स्वामीनाथन इसके जनक कहलाते हैं। हरित क्रांति का संबंध जैविक उर्वरक से नहीं, जबकि हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उत्तम तकनीकों के प्रयोग एवं कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी की बात की गई थी, जबकि उच्च शक्ति मुद्रा का संबंध RBI से, निजीकरण का संबंध नई आर्थिक नीति से तथा गरीबी आकलन का संबंध कैलोरी ग्राह्यता से होता है। तो जो गरीबी आकलन की जाती है वो कैलोरी ग्राह्यता पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सत्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? A ऑप्शन है चंपारण, B ऑप्शन है बारदोली, C ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, D ऑप्शन है दांडी। तो इसका C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था। अवज्ञा आंदोलन, जिसे सत्याग्रह नाम दिया गया, गांधी ने सर्वप्रथम 1906 में दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया, जबकि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का सबसे बड़ा प्रयोग भारत में 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान को शुरू किया था? तो UGC ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान को शुरू किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी द्रोणवल्लभरिका का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज खिलाड़ी हैं। आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी द्रोणवल्लभरिका का संबंध शतरंज से है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान कार्य करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, B ऑप्शन है पास्कल के नियम पर, C ऑप्शन है स्टोक के नियम पर, D ऑप्शन है बर्नौली के सिद्धांत पर। तो बर्नौली के सिद्धांत पर वायुयान कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो क्या होता है? A ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, B ऑप्शन है परमाणु, C ऑप्शन है अणु, D ऑप्शन है न्यूट्रॉन। तो इसका C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पदार्थ का लघुत्तम कण, उसमें मुक्त अस्तित्व की अणु क्षमता होता है। अणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। यह पदार्थ के सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका निर्माण परमाणुओं से होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? A ऑप्शन है 26 जनवरी को, B ऑप्शन है 28 फरवरी को, C ऑप्शन है 28 मार्च को, D ऑप्शन है 28 अप्रैल को। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं विज्ञान क्या बोल रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में हर वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रोफेसर CV रमन ने सन 1928 में इसी दिन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी जो रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित है? A ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, B ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल, C ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, D ऑप्शन है टार्टैरिक अम्ल। तो इसका B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सैलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, टार्टिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव हैं? तो पीतल के अवयव तो आप सभी को पता ही होंगे, तांबा और जस्ता। और इसकी ट्रिक भी हमने कई बार बताई है, ऑडियो में भी बताई है। अगर आप खबरी ऑडियो सुनते हैं तो वहाँ पर भी आप सुन सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिताजी, पीतल, तांबा, जस्ता। ओके, तांबा 70% होता है और जस्ता 30% होता है, तब आपका पीतल फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जीके के क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उस सब पे फोकस मत कीजिए, कंटेंट देखिए, काफ़ी बेस्ट कंटेंट है। कैसा लगा आपको कंटेंट? कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके सजेशन दीजिए, आपके सजेशन लिए जाएंगे। कुछ ऐड ऑन कराना चाहते हैं तो वो भी आपका लिया जाएगा। ओके, कुछ कमी लगती है तो ज़रूर बताइए, तो उसे क्योर करने का प्रयास किया जाएगा। एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा खबरी प्लेटफॉर्म का, वहाँ से अगर ऑडियो सुनना चाहते हैं तो ऑडियो सुन सकते हैं। टेलीग्राम का मिल जाएगा जहाँ से आपको क्लास की PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको
मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। हैव अ गुड डे।